हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का। तो ये वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स को कवर करवाने वाला हूँ। एक एक करके आपको चैनल पर वीडियोज मिलने वाली है, जिसमें आपकी पांचों की पांचों यूनिट इस सब्जेक्ट की कवर करवाई जाएंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ, वो सारे पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। 159 रुपीज़ में आपको पाँचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएँगे। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है प्लानिंग। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, सर्टेनिटी, रिस्क अनसर्टेनिटी, टेक्निक फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजी, मीनिंग एंड एलिमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म एनवायरनमेंट, माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। नेक्स्ट, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है, ठीक है? पहला है मीनिंग ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? तो प्लानिंग इज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें से जो बेस्ट एक्शन होता है उसे डिटरमाइन करते हैं। It is a systematic process that guide decision making and establish a roadmap for organizational success। ये क्या है? एक तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि हमें क्या बताता है कि हमें किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी है, और एक हमें रोड मैप प्रोवाइड करवाता है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग हेल्प इन डिफाइनिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या करता है? हमें गोल्स डिफाइन करने में हेल्प करता है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन और सेट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करा जाता है और गोल्स को अचीव करा जाता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, अलग अलग जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं उन्हें इवैल्यूएट कर पाते हैं और उसमें से बेस्ट जो सबसे अल्टरनेटिव होता है उसे चूज कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेशन। तो प्लानिंग हेल्प इन एलोकेटिंग रिसोर्स सच एज ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इक्विपमेंट एंड टाइम इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग क्या करता है? रिसोर्सेज को एलोकेट करने में भी हेल्प करता है कि किस तरीके से हमें ह्यूमन, फाइनेंस और इक्विपमेंट वगैरह को एलोकेट करना है जिससे क्या हो, वो टाइम इफेक्टिव रहे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके हम उनकी मदद से। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। तो इट प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड फंक्शन बाय अलाइनिंग देयर एफर्ट टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग से हम क्या कर पाते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, एक साथ में जितने भी फंक्शन है उनमें कोऑर्डिनेशन ला पाते हैं जिससे क्या हो, उन सभी के एफर्ट अलाइन हो जाएं और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करें। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो थ्रू प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन एंटिसिपेट पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट देम। प्लानिंग की मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी पोटेंशियल रिस्क होते हैं उन्हें एंटिसिपेट कर पाती है और उसके लिए स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाती है जिससे उन रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, देयर बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। तो इससे क्या होता है, अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो वेल प्लान्ड एक्टिविटी स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो एंड प्रोसेस, मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांस ओवरऑल एफिशिएंसी। अगर एक्टिविटीज अच्छे तरीके से प्लान होती हैं तो सारी चीजें स्मूथली वर्क हो पाती हैं, स्ट्रीमलाइन रहती हैं, वर्कफ्लो हो या प्रोसेस हो, दोनों चीजें। रिसोर्सेज की वेस्टेज कम से कम होती है और ओवरऑल एफिशिएंसी इनहांस हो जाती है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस थी कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस आपकी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है? तो पहला आता है स्टेप स्टेबलाइजिंग ऑब्जेक्टिव, क्लियरली डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है?
नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस, तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फोरकास्ट एंड assumption about internal and external factors that may affect the plan। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे गैदर करना होता है, एनालाइज करना होता है, एजम्पशन जो भी होती है उन सारी चीजों को देखना होता है, फोरकास्टिंग करनी होती है किस चीज के बारे में, ऐसे फैक्टर चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो जो आपके प्लान को अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, तो जनरेटिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रेटेजी दैट कैन बी परसुएड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। थर्ड स्टेप में आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव आप किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, उन सारी अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, असेसिंग द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एसोसिएटेड विद द अल्टरनेटिव टू डिटरमाइन मोस्ट फीजिबल ऑप्शन। अब आपने सारे अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई कर लिया, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होता है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस करना होता है, जिससे आपको क्या पता लग सके कि इन सब में से जो सबसे फिजिबल सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, तो चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। उसके बाद आपको जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसे चूज करना होता है, जो भी आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे चूज करना होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन कर रहा हो और उसे अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, तो पुटिंग द चूजन प्लान इनटू एक्शन बाय एलोकेटिंग रिसोर्स, असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड इनिशिएटिंग टास्किंग। सिक्स स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो आपने प्लान चूज करा है मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करा है उसे एक्शन में लाना होता है, रिसोर्स एलोकेट करने होते हैं, रिस्पांसिबिलिटीज असाइन करनी होती है, टास्क इनिशिएट करना होता है। और लास्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, तो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज नीडेड टू इंश्योर गोल्स आर अचीव्ड। और लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपने जो प्लान इंप्लीमेंट करा है उसकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी होती है उसकी प्रोग्रेस की, जिससे आप क्या कर सकें जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस है प्लान की आप उसे कंपेयर कर पाए जो आपने प्लान करी थी परफॉर्मेंस उसके साथ, और अगर उसके बीच में कोई भी डिफरेंस वगैरह है तो उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन ले सकें, जिससे क्या हो गोल्स जो हमें अचीव करने थे वो गोल्स हम अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये 6 स्टेप होते हैं आपके प्लानिंग के प्रोसेस के। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ प्लान, जो प्लान होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान, तो लॉन्ग टर्म प्लान दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग देम। स्ट्रेटेजिक प्लान आपके वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को और उसकी उसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बताते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्ट्रेटेजिक प्लान। नेक्स्ट आते हैं टैक्टिकल प्लान्स, तो शॉर्ट टर्म प्लान दैट स्पेसिफाई एक्शन एंड रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान विद इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और यूनिट। टैक्टिकल प्लान क्या होते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म के प्लान होते हैं जो कि आपके जो स्ट्रेटेजी प्लान है उन्हें आपको किस डिपार्टमेंट में और यूनिट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए स्ट्रेटेजीज बताते हैं, वो कहलाते हैं आपके टैक्टिकल प्लान। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशनल प्लान, तो डिटेल्ड प्लान एंड प्रोसीजर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज एंड प्रोसेस टू सपोर्ट टैक्टिकल प्लान एंड अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं, ये डिटेल्ड प्लान और प्रोसीजर होते हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं और जो आपके टैक्टिकल प्लान्स होते हैं उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक चैलेंजेस इन प्लानिंग की प्लानिंग के अंदर आपके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी का, तो एक्सटर्नल फैक्टर सच एज चेंज इन मार्केट टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी दैट अफेक्ट प्लानिंग। आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे कि मार्केट कंडीशन के अंदर चेंज आना है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, रेगुलेशंस में चेंज आना है, इससे क्या होता है आपकी अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो जाती हैं जो कि आपकी प्लानिंग को अफेक्ट करती हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटीज, तो ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स ऑपरेशन एंड ग्लोबल प्रेजेंस में फेस चैलेंज इन इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग प्लान अक्रॉस डिफरेंट यूनिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका काफी डाइवर्सिफाई ऑपरेशन है या फिर जो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट हो रही होती हैं उनके अंदर आपका इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन का चैलेंज आ जाता है, वो अपनी सारी जितनी भी अलग अलग यूनिट है उनके साथ अच्छे तरीके से इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका काफी डाइवर्सिफाई ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंज, तो इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्लान में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर हु आर कंफर्टेबल विद एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस।
किसी भी नए प्लान को लाने के टाइम पर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं या स्टेक होल्डर होते हैं, कई बार रेजिस्ट करते हैं, मतलब वो प्लान को चेंज नहीं करना चाहते, जैसा पहले से चल रहा होता है वो उसी को इम्प्लीमेंट रहने देना चाहते हैं। तो ये भी एक बार कई बार चैलेंजेस हो जाते हैं प्लानिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्टिव प्लानिंग टिप्स की एक अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट है इन्वॉल्व स्टेक होल्डर। तो इंगेज की स्टेक होल्डर इन द प्लानिंग प्रोसेस टू गेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड इंश्योर बाय इन। आपको प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर स्टेक होल्डर को एंगेज करना चाहिए, जिससे क्या हो आपके डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिल सके आपको, जिससे क्या हो सके वो आराम से प्लान को अडॉप्ट भी कर लें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू प्लान टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस एंड सीज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल कंडीशंस में या किसी चीज में कोई चेंजेस भी आते हैं तो आपका जो प्लान है वो उसे आसानी से अडेप्ट कर ले और जो अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हें सीज कर सके। नेक्स्ट है रेगुलर रिव्यू। तो कॉन्टिन्यूसली रिव्यू एंड अपडेट प्लान बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस फीडबैक, न्यू इन्फॉर्मेशन एंड चेंजिंग कंडीशन। आपका जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली आपको उसे रिव्यू करना है, जिससे क्या हो सके आपको जैसी फीडबैक मिल रही है, जो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या कंडीशन में जो चेंज आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को अपडेट कर सके अगर आप रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपके इफेक्टिव प्लानिंग के टिप्स में आ जाता है। Now the next topic is organizational objective setting. So organizational objective setting is a crucial process in management that involves defining clear and specific goals that the organization aim to achieve within a given time frame. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या है, एक तरीके का प्रोसेस होता है मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उन्हें क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स डिफाइन करे जाते हैं, जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशन को वो गोल एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर अचीव करने होते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन, फोकस एंड पर्पस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर क्या एक्टिविटी होनी है उसकी डायरेक्शन मिलती है, उसका पर्पस मिलता है और उसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है। एंड गाइड डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल, और सारे लेवल होते हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग की गाइडेंस भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से ही मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या इसकी होती है, तो सबसे पहले क्लैरिटी एंड फोकस। तो ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अकम्प्लिश, प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन फॉर स्टेक होल्डर। ऑब्जेक्टिव से क्लैरिफाई होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, जिससे शेयर स्टेक होल्डर होते हैं उन्हें भी एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव अलाइन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टुवर्ड कॉमन गोल, इंश्योरिंग दैट एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड द सेम पर्पस। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को अलाइन करते हैं एक कॉमन गोल के लिए, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वर्क करता है, वो सेम पर्पस के लिए करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव कैन मोटिवेट एम्प्लॉय बाय गिविंग देम सेंस ऑफ पर्पस एंड अचीवमेंट व्हेन गोल्स आर मेट। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उन्हें उनका पर्पस बता देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि उन्हें क्या गोल्स अचीव करने हैं, जिससे वो मोटिवेट होकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, एनेबलिंग मैनेजमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटी इफेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव एक तरीके के एज अ बेंचमार्क काम करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में, प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट को इनेबल करते हैं कि वो मॉनिटर कर सके एक्टिविटीज को और कंट्रोल भी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। तो ऑब्जेक्टिव हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन टू एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू अचीव गोल। ऑब्जेक्टिव है वो रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है जो एक्टिविटीज है वो इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म होती है और गोल्स अच्छी तरीके से अचीव हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव सेटिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिंग है उसका क्या प्रोसेस आपका होता है। तो फर्स्ट स्टेप आता है मिशन एंड विजन अलाइनमेंट। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ अलाइन करें, उसके विजन के साथ अलाइन करें। नेक्स्ट है स्मार्ट क्राइटेरिया। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए, जिससे क्या हो क्लियरिटी और फिजिबिलिटी बनी रहे उनकी।
नेक्स्ट आता है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट एट डिफरेंट लेवल। जो लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर लेवल पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, तो लॉन्ग टर्म गोल दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वैसे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। टैक्टिकल डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जो कि हर डिपार्टमेंट और फंक्शन एरिया के लिए अलग होते हैं और जो कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते हैं। थर्ड थे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि डे टू डे गोल्स को के लिए बनाए जाते हैं और डेली एक्टिविटीज और टास्क को गाइड करते हैं, और हमारे जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस में कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल हेड एंड एम्प्लॉय इनटू ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस टू गेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एंश्योर बाय इन। जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट हेड है या एम्प्लॉय है, उन सभी को ऑब्जेक्टिव सेटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें क्या मिल सके? सारा डाइवर्सिफाई जो भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव है उसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट आता है सेटिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो डिफाइनिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और मैट्रिक्स टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना है? जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं उन्हें डिफाइन करना है, जिससे क्या हो सके आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सके, मॉनिटर कर सके। दीज इंडिकेटर शुड बी अलाइन विद स्मार्ट क्राइटेरिया। और जो ये इंडिकेटर होने चाहिए, केपीआई होने चाहिए, वो भी आपके स्मार्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मतलब स्पेसिफिक, आपके मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड रिवीजन। तो रेगुलरली रिव्यू ऑब्जेक्टिव टू असेस देयर रेलेवेंस एंड प्रोग्रेस। आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे रेगुलरली रिव्यू करना है, जिससे आपकी उसकी रेलेवेंस और प्रोग्रेस का पता चल सके। एडजस्ट ऑब्जेक्टिव एज नीड बेस्ड ऑन चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें एडजस्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर हमारे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो पहला आता है एम्बिगिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव कैन बी चैलेंजिंग इन डायनेमिक एंड अनसर्टेन एनवायरनमेंट। डायनेमिक और अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जहां पर आपके जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, वहां पर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आता है कंफ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर में हैव कंफ्लिक्टिंग प्रायोरिटी और इंटरेस्ट रिक्वायरिंग नेगोशिएशन एंड अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं उनके अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग नेगोशिएशंस करनी पड़ती है, अलाइन करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव को उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ओवरली एम्बिशियस और अनरियलिस्टिक गोल। तो ऑब्जेक्टिव दैट आर टू एम्बिशियस और अनरियलिस्टिक कैन डिमोटिवेट एम्प्लॉय। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एम्बिशियस होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, वो एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट कर देते हैं और परफॉर्मेंस को हिंडर कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपके ऑब्जेक्टिव सही से सेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेटिंग के, और यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। उसके अंदर अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड सर्टेनिटी। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन टाइप बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी अवेलेबल टू डिसीजन मेकर। जो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट होता है उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? कि जो डिसीजन मेकर है उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन और प्रिडिक्टेबिलिटी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। पहला आता है सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दिस एनवायरनमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो ये एनवायरनमेंट होता है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, एंड द स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय टू एड्रेस देम। हियर एन ओवरव्यू ऑफ ईच टाइप। तो सबसे पहला जो होता है हमारा एनवायरनमेंट वो होता है सर्टेनिटी। In a certainty environment, decision maker have complete knowledge of all alternative outcome and their possibility। एक जो certainty environment होता है उसके अंदर जो decision maker होता है उसके पास सारी knowledge होती है, सारे alternatives के बारे में उसे पता होता है, उनका क्या outcome होगा और क्या क्या probabilities हो सकती हैं, ये सारी चीजें उसे clear होती हैं। दिस मीन्स देयर इज नो एम्बिगिटी और डाउट। मतलब उसको कोई भी एम्बिगिटी या डाउट नहीं होता है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच डिसीजन, की उसका जो भी डिसीजन के अंदर ऑप्शन है उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसको इन सारी चीजों के बारे में पता होता है। ठीक है। उसे कहा जाता है सर्टेनिटी एनवायरनमेंट। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आपकी? पहला, इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड वेल डिफाइंड। जो भी इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है वो सारी हमारे पास अवेलेबल होती है और डिफाइंड तरीके से होती है।
नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टेबल आउटकम होता है, तो द आउटकम ऑफ डिसीजन कैन बी एक्यूरेट प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा। जो आपका इसका आउटकम होता है वो आपका कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल आउटकम होता है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, आपको पता होता है कि जो आपके पास डाटा है उससे आपको क्या आउटकम मिल सकता है। नेक्स्ट आता है नो रूम फॉर एरर, तो सिंस ऑल आउटकम आर नोन इन एडवांस देयर इज लिटिल और टू नो रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसा कि आपको सभी आउटकम पता होते हैं एडवांस में, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट होता है वो आपको पहले से एक तरीके से एक्सपेक्टेड होता है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड एनवायरनमेंट, रिस्क एनवायरनमेंट का। इन अ रिस्क एनवायरनमेंट डिसीजन मेकर हैव पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन। जो रिस्क एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके पास आधी इंफॉर्मेशन होती है कि जो आउटकम आएगा वो क्या आ सकता है, उसके लिए पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऑल्दो सम प्रोबेबिलिटीज एंड एस्टिमेट आर अवेलेबल, कुछ प्रोबेबिलिटीज और एस्टिमेट अवेलेबल होते हैं और कुछ नहीं अवेलेबल होते हैं। देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जैक्ट आउटकम, तो उन्हें एग्जैक्ट आउटकम एकदम नहीं पता होता है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसमें, नॉन प्रोबेबिलिटीज, मतलब डिसीजन मेकर कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ओपिनियन। इसके अंदर जो डिसीजन मेकर होते हैं वो प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से निकालते हैं, हिस्टोरिकल डाटा, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं होती हैं। सेकंड आता है इसमें पोटेंशियल फॉर लॉस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिजायरेबल आउटकम और लॉसेस बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम कैन बी असेस्ड। इसके अंदर जो आपकी अनडिजायरेबल आउटकम होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज होती है थोड़ी सी, क्योंकि क्या होता है आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन आपके पास जितने भी आउटकम होते हैं उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। सो स्ट्रेटेजीज सच एज रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन एंड कंटिजेंसी प्लानिंग आर यूज्ड टू हैंडल पोटेंशियल रिस्क। इसके अंदर जो आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो रिस्क को असेस करने की, रिस्क को मिटिगेट करने की और कंटिजेंसी प्लानिंग की स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं, जिससे जो आपका पोटेंशियल रिस्क को आप उसे हैंडल कर सके। ठीक है। थर्ड इज अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट। तो इन एन अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट डिसीजन मेकर लैक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटीज और प्रिडिक्ट आउटकम एक्यूरेटली। अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके डिसीजन मेकर होते हैं उनके पास सफिशिएंट डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी मदद से वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आउटकम क्या रहेगा और प्रोबेबिलिटीज क्या रहने वाली है। The future is unpredictable and decision maker must rely on judgment, intuitions and creativity। जैसा कि होता है फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो जो डिसीजन मेकर होते हैं उन्हें जजमेंट, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी के ऊपर रिलाई करके ही डिसीजन लेने होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, एम्बिगियस और नॉट रेडिली अवेलेबल। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी नहीं होती है, एम्बिगियस इन्फॉर्मेशन होती है और या फिर अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है अनप्रिडिक्टेबल आउटकम होता है, तो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन आर हाईली अनसर्टेन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू असेस रिस्क और प्रोबेबिलिटीज। जो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इनका रिजल्ट होता है, आउटकम होता है इसके अंदर डिसीजंस का, वो हाईली अनसर्टेन होता है, मतलब आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं पता होता है, जिससे क्या होता है रिस्क की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है हाई स्टेक डिसीजन। तो डिसीजन मेड अंडर अनसर्टेनिटी ऑफर इन्वॉल्व हाई स्टेक एंड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल इम्पैक्ट। जो डिसीजन लिया जाता है अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट के अंदर वो उसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क होता है और उसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर का एनवायरनमेंट क्या क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक टेक्निक फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर पहला है हमारे पास टेक्निक फॉर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इसमें आती है आपकी फर्स्ट रेशनल डिसीजन मेकिंग। तो दिस अप्रोच इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट एंड एनालिसिस। रेशनल डिसीजन मेकिंग एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके पास स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेने होते हैं, किसके बेसिस पर, लॉजिक, फैक्ट और एनालिसिस के बेसिस पर। स्टेप क्या क्या होते हैं इसके अंदर, आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, गैदर करते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, लिस्ट करते हैं सारे अल्टरनेटिव को, एवेल्युएट करते हैं उसके बाद अल्टरनेटिव को क्राइटेरिया के बेसिस पर, उनमें से जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे आप चूज कर लेते हैं, आप उसे फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बाद में फिर उन्हें मॉनिटर करते हैं। ये आपके स्टेप होते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में।
इसके यूजेस क्या होते हैं? तो सुटेबल फॉर डिसीजन इन एनवायरनमेंट विद अनसर्टेनिटी और लो लेवल ऑफ रिस्क वेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर रेडली अवेलेबल। जो रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी किस जगह पर करी जाती है? ऐसी जगह पर वो सुटेबल होती है जहाँ पर जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो सर्टेन होता है, रिस्क होता है जो आपका वो लो होता है और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रेडली अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग रिलाई ऑन गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस रेदर देन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। जो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके पर रिलाई करके, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना होता है, जिसके अंदर आपके क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स नहीं होते हैं एक तरीके के। ठीक है, यूजेस क्या क्या होते हैं? इफेक्टिव फॉर क्विक रूटीन डिसीजन मेकिंग और इन सिचुएशन वेयर टाइम कांस्टेंट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मेक रेशनल एनालिसिस डिफिकल्ट। की जगह पर ये इफेक्टिव होता है जहां पर आपको क्विकली डिसीजन लेना हो, रूटीन बेसिस पर डिसीजन लेना हो, और या फिर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उस जगह पर आपकी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग वर्क करती है। थर्ड आती है आपकी बाउंडेड रेशनैलिटी। तो रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल हैव कॉग्निटिव लिमिटेशन एंड मेकिंग डिसीजन दैट आर गुड इनफ रेदर देन ऑप्टिमल। इसके अंदर इंडिविजुअल के जो कॉग्निटिव लिमिटेशन होती है उसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ऐसा डिसीजन लेते हैं जो अच्छा हो, मतलब पूरी तरीके से अच्छा हो ऐसा ना हो, सिर्फ गुड इनफ भी चल जाता है। डिसीजन आर बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग रेदर देन मैक्सिमाइजिंग आउटकम। जो डिसीजन होता है वो किस बेसिस पर लिया जाता है कि उसका जो रिजल्ट हो वो सेटिस्फाई करे, भले ही उसका आउटकम कम हो लेकिन सेटिस्फाइंग आउटकम हो। ये यूज किस जगह पर करा जाता है? अप्रोप्रिएट व्हेन फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स डिसीजन एंड व्हेन देयर इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसी जगह पर जहां पर कॉम्प्लेक्स हो डिसीजन लेना और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हो, उस टाइम पर हम बाउंडेड रेशनैलिटी का यूज करते हैं। फोर्थ आता है ह्यूरिस्टिक्स। तो ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक आर मेंटल शॉर्टकट और रूल ऑफ थंब दैट सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आप रूल ऑफ थंब का यूज करते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स का यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। दे प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और सिंपल डिसीजन रूल। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर और सिंपल जो डिसीजन के रूल होते हैं उसके बेसिस पर आप इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। यूजेस क्या क्या होते हैं? यूजफुल इन सिचुएशन वेयर टाइम इज लिमिटेड और व्हेन द प्रोसेस एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इज इम्प्रैक्टिकल। ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको डिसीजन लेने हो जहाँ पर बहुत लिमिटेड टाइम हो, या फिर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा हो या इम्प्रैक्टिकल हो उसकी प्रोसेसिंग करना, तो उस टाइम पर आप ह्यूरिस्टिक डिसीजन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की टेक्निक। आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड इससे आगे का कंसेप्ट। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।